Hello students, very good afternoon. Today we will be solving the questions of second pillar, that is बैंक क्लासिफिकेशन। और जैसा कि माइक्रो शेड्यूल में मैंने बताया था, है ना, हम इकोनॉमिक्स की पॉलिटी 2013 से 25, नॉट इकोनॉमिक्स की पॉलिटी, सॉरी, इकोनॉमिक्स की PYQ 2013 से 25 की डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आई हैव ब्रोकन दिस इनटू टू पार्ट्स एंड यूपीएससी हैज़ आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चंस, है ना, लाइक मनी मल्टीप्लायर एंड रोल ऑफ आरबीआई, और बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दिस सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आई होप आप PYQs देख रहे होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे। कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या DM में आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द RBI। आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं जिससे वो खुद को सस्टेन करता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। होता क्या है मार्केट में, आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, दैट इज OMO सुना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें वो करता क्या है RBI, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं ना, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उसको बेचता और खरीदता है और इस प्रकार वो मनी सप्लाई को मैनेज करता है। तो ये इसका इनकम है, ठीक। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, इवन फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन को, जैसे आप देखते हैं ना, रुपया सस्ता हो रहा है, डॉलर चढ़ रहा है, रुपया उतर रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है ना, तो उस सिचुएशन में RBI जो है वो पैसे का भी खरीद फरोख्त करता है, मतलब करेंसी एक्सचेंज, करेंसी को खरीद बिक्री करता है एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी है। पेंशन फंड मैनेजमेंट, देखिए ये RBI का रोल नहीं है कतई भी, वो बैंक से डील करता है, करेंसी एक्सचेंज से डील करता है, पेंशन फंड को मैनेज नहीं करता है। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, बिल्कुल गलत बात। दूसरी बैंक लेंड करती है, वो दूसरी बैंक को लेंड करता है ना, मतलब SBI प्राइवेट कंपनी को लेंड करेगा और RBI SBI को लेंड करेगा, ये तरीका होता है। डायरेक्ट जैसे मेरी कोई कंपनी है, लेटेस्ट से UPSC प्रीलिम्स माइंडसेट, मुझे लोन उठाना हो ऑफलाइन सेंटर के लिए, तो मैं SBI पे जाऊँगा, बैंक ऑफ बड़ौदा पे जाऊँगा, है ना, कैनरा बैंक पे जाऊँगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट RBI नहीं जा सकता। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स, ये तो है ही, आपको पता है कि RBI के गवर्नर का साइन होता है ना नोट पे, तो RBI जो है वो करेंसी और नोट को प्रिंट करता है, ठीक। तो ये तीन चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। सो ओनली 1, 2 एंड 5, ठीक। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग इन द रेस्पेक्ट ऑफ RTGS एंड नेफ्ट। पहले समझिए RTGS और नेफ्ट क्या है। RTGS जो होता है इसको कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आप जब बैंक से भेजते हो पैसा तो उसका एक तरीका है, ठीक है, ये रियल टाइम में होता है, मतलब जब आपने भेजा तुरंत उसी वक्त चला गया। मिनिमम इसमें आप 2 लाख भेज सकते हो, ठीक। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है इसमें, कितना भी आप भेज सकते हो, ठीक है। फ्री होता है, बिल्कुल फ्री होता है, कोई फीस नहीं लगती। नेफ्ट क्या होता है, ठीक है, नेफ्ट क्या होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का मेथड है, मेथड ऑफ फंड ट्रांसफ़र, ठीक। लेकिन ये 1 आवर के बैचेस में होता है, ये रियल टाइम में नहीं होता है, ये भी फ्री होता है, ठीक। इसमें भी मिनिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम के लिए भी कोई लिमिट नहीं, ठीक। मिनिमम 1 रुपया हो, जनरली लोग ₹1 कहते हैं, ठीक। अब आते हैं लेटेस्ट 2025 का वाला था, लेटेस्ट एलिमिनेट द स्टेटमेंट्स। आपने देख लिया, तरीका यह है बेटा कि आप इसे रोक करके साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक नोटबुक में लिखते जाएं, है ना, कभी भी आ सकता है। इन RTGS द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल सही बात है, वाइल इन केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू सेटलमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। इन RTGS कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन वाइल दैट इज नॉट द केस फॉर नेफ्ट, गलत बात है, दोनों ही फ्री होती है। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज वाइल दिस इज, तो देखिए 1 हो गया हम लोग का, 2 गलत स्टेटमेंट है, 2 गलत स्टेटमेंट है तो ये गया, ठीक है, 2 गलत स्टेटमेंट है तो ये, एक सेकेंड, तो भाई पेन अटक गया थोड़ा सा, एक मिनट, सॉरी, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, कभी कभी पेन अटक जाता है।
तो ऑपरेटिंग आवर फॉर RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज वेल दैट इज नॉट ट्रू फॉर नेफ्ट। तो ये स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, हमने देख लिया 1 सही है 2 गलत है, 2 गलत है तो दिस इज एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट क्योंकि 1 सही है, तो 1 और 3 में ही ए और सी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें कि जो थर्ड स्टेटमेंट है ऑपरेटिंग आवर फॉर RTGS आर रिस्ट्रिक्ट, आपको पता है रियल टाइम में होता है तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका RTGS का पहला स्टेटमेंट है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि RTGS किसी भी टाइम ऑफ द डे में हो सकता है, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। और जो नेफ्ट है वो बैचेस में होता है, 1 आवर के बैचेस में, तो उस नाते फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखिए ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था जिसको मैंने भी इसे बहुत पहले 2000 जब मैंने तैयारी शुरू की 2016 में, उस समय मैंने इसको एक उस वक्त IAS क्रॉनिकल मैगजीन आती थी उसमें मैंने देखा था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ RBI इज पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। अब देखिए स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन जो होता है जिससे मनी सप्लाई, RBI मैंने बोला ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदता है और बेचता है रिवर्स और रिवर्स रेपो रेट के तहत, है ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के तहत, और इसी को स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये सही है, ओवरसाइट बिल्कुल गलत बात है, इसको रेगुलेटरी फंक्शन होता है। डेप्ट एंड कैश मैनेजमेंट ये भी गलत बात है, रेगुलेटिंग फंक्शंस ऑफ एनबीएफसी गलत बात है। सो स्टरलाइजेशन इज बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बहुत सिंपल सवाल था, मेरे हिसाब का था, है ना। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। हाउ मेनी ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। अब समझिए दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होता है जहां शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन जनरली लेस देन 1 ईयर के लिए, और ये ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए लॉन्ग टर्म लोन होता है कैपिटल मार्केट। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का पार्ट है। देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। जो ट्रेजरी बिल मार्केट है ये मनी मार्केट का पार्ट है। ठीक है, अच्छा स्टॉक मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको एक ऑप्शंस के अंदर, है ना, एक ऑप्शन के अंदर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि वो किस चीज़ का मार्केट है। ठीक है, वो किस चीज़ का मार्केट है। ठीक है, तो आप खुद कमेंट में बताइए कौन सा मार्केट है, कौन सा मार्केट है। ठीक है, और पहला जो है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट। खुद मैं 2 मिनट का इंतजार दे रहा हूँ, 1 सेकंड का इंतजार दे रहा हूँ, आप खुद देख करके बताएं कि कौन सा किस मार्केट में है। जल्दी से आप कमेंट में बताएं, फिर पॉज करें, फिर मेरा आंसर देखिए। ठीक है, फिर मेरा आंसर देखिए। तो आप देखिए जो मैं कह रहा हूँ, एक तो ऑप्शन नहीं छिपा, कॉल मनी मार्केट, है ना, मेरे ही साल का, तो मनी मार्केट में ये भी आया। ठीक, और गवर्नमेंट बॉन्ड जो है ये कैपिटल मार्केट में है, ये कैपिटल मार्केट में है। तो कैपिटल मार्केट में कौन कौन है, गवर्नमेंट बॉन्ड और स्टॉक मार्केट, ओनली 2। ये भी आ सकता है कल को डिफरेंस कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। मनी मार्केट जहाँ शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग होती है जनरली लेस देन 1 ईयर, जैसे ट्रेजरी बिल, कॉल मनी मार्केट, है ना, और कैपिटल मार्केट में जहाँ लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, बहुत ज़्यादा हमने इसकी चर्चा की थी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की पिछले लेक्चर में। अगर आप उतना भी नॉलेज ध्यान होगा तो आज का आंसर सारा निकल जाएगा। विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना, कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए लेट अस सी। पहला स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, विदाउट यूजिंग डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। बिल्कुल ये सही आंसर है। आपको मैंने बताया था कि ये जो डिजिटल करेंसी होती है ना, डिजिटल करेंसी ई-रूपी टाइप हुआ, है ना, जो ऑनलाइन जाता है, और ये इंडिपेंडेंट है इंटरनेशनल जो सिस्टम्स हैं। स्विफ्ट भी एक इंटरनेशनल सिस्टम है, डॉलर भी एक इंटरनेशनल सिस्टम, उसके इंडिपेंडेंट है। ठीक, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। A digital currency can be distributed with a condition programmed into it, such as time frame for
सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट कई लोग कंफ्यूज किया था सेकंड वाला। ठीक है, मैंने तो इसमें तुक्का मेरा था और ये सही हुआ था। ठीक है, कि उसमें कंडीशन लगाई जा सकती है कि भाई ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही पेमेंट होगा। जैसे मैंने डिजिटल पेमेंट किया, आपको पहले मैंने एडवांस कर दिया डिजिटल पेमेंट में, और मैंने कहा कि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट को फुल करेंगे तो ही आपको पेमेंट होगा। इस तरीके से ये लगाई जा सकती है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थोड़ी सी फैक्चुअल थी, पर अब क्या करेंगे, आया है तो हमें डील करना है। नेक्स्ट, इन इंडिया द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, ये स्टेटमेंट ही सिर्फ जिसको पता था, जैसे मुझे पता था, तो मैंने सारे आंसर एलिमिनेट कर दिए थे कि इतना मुझे पता है कि क्रेडिट रेटिंग वगैरह ज़्यादा सेबी से रिलेटेड होता है। तो ये सही बात है, जो सेबी होता है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत होते मेरा आंसर आ गया था, ये गलत, ये गलत, ये गलत, पर हम आगे भी देखेंगे एक्सप्लेनेशन। रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बिल्कुल सही बात है। ब्रिकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ फेमस याद रखिएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो इंडिया की है ना, वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। कुछ तो देखिए यूएस की है बहुत फेमस, कौन कौन सी क्रिसिल है ना, जो क्रिसिल है वो आपको बता दूँ, क्रिसिल हो गया है ना। आपको इंडिया की पहले आप जान लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ आगे। इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो फेमस है ना, कौन कौन से हैं? क्रिसिल है ना, केयर है, क्रिसिल, केयर, ठीक है, ICRA, INDRA, ब्रिकवर्क जिससे सवाल पूछा गया है, ब्रिकवर्क, ये सारे इंडिया के क्रेडिट, क्रिसिल, केयर, इकरा, इंडिया आर, ब्रिकवर्क की इंडिया की रेटिंग एजेंसी है। और जो बहुत फेमस है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, S&P है ना, मूडीज, जिनको देखकर आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे है ना, ये सब जो है ये USA की है। कहाँ की है? USA की है। तो याद रखिएगा, कल को पूछ सकता है फिर से। ठीक, नेक्स्ट, विथ रेफरेंस, देखिए अलाइड इन्फॉर्मेशन हम चाहे तो फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे पूरी एक वीडियो बन जाएगी, वो नहीं है, हम उसके लिए बना रहे हैं ये वीडियो। जैसे किसी ने बोला सर और डिटेल में, देखिए और डिटेल बनाएंगे तो एक सवाल पे एक लेक्चर बन जाएगा। हम उनके लिए बना रहे हैं जिनको एटलीस्ट नॉलेज है, उनकी एक तरह से रिवीजन हो रही है अलाइड नॉलेज के साथ, है ना। अब क्रेडिट रेटिंग जैसे BBB, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड की रेटिंग क्या होती है, ये सब के लिए आपको प्रॉपर डीप में, अगर आपको कोई टीचर कहता है कि मेरे इस लेक्चर से आप वो समझ जाएंगे, तो समझिए वो सर जिस सर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये आपको डीप नॉलेज जब होगा तभी आप इनको उतना डीप से जा सकते हैं। पर हाँ, जो फैक्चुअल बातें हैं वो हम यहाँ रिवाइज कर सकते हैं ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, RBI इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखिए, इन्फ्लेशन हाई होता है ना, तो RBI क्या करता है, मार्केट से पैसा खींच लेना चाहता है ताकि जनता के पास कम पैसा हो तो कम वो जम सामान खरीदे, तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो कम हो जाए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब वो बाई करेगा तो उल्टा पैसा मार्केट में जाएगा। RBI ने पैसा लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई किया, उसके बदले में मार्केट में पैसा सप्लाई किया, तो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी और इन्फ्लेशन को बढ़ा देगी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इफ द रूपी इज रैपिडली डिप्रिसिएटिंग, इफ द रूपी इज रैपिडली डिप्रिसिएटिंग मतलब रूपी कम हो रहा है, डॉलर के आगे कमजोर पड़ रहा है, RBI इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। अब देखिए, एक चीज इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने सीखा है बड़े बड़े टीचरों से, कि जो चीज़ का सप्लाई ज़्यादा होगा वो सस्ता होगा। जैसे प्याज, प्याज मान लीजिए मार्केट में कम पड़ जाता है, होर्डिंग हो जाती है तो महंगा हो जाता है, और खूब मार्केट में है तो सस्ता सस्ता हो जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी करेंसी में आपको इन्फ्लेशन में देखना है। इफ रूपी इज रैपिडली डिप्रिसिएटिंग, एक तरफ रूपी ले लो और एक तरफ डॉलर ले लो। रूपी घट रहा है मतलब डॉलर बढ़ रहा है ना, तो इसको चेक करना है। तो डॉलर बढ़ रहा है मतलब डॉलर कम है, तो RBI क्या करेगा, मार्केट में डॉलर को और सप्लाई कर देगा, है ना। सप्लाई कर देने से क्या होगा, मार्केट में डॉलर आएगा तो डॉलर कम होगा, फिर रुपया बढ़ने लगेगा। इट इज़ लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सेल करेगा तभी मार्केट में डॉलर की पंपिंग बढ़ जाएगी। ठीक, तो 1 गलत है, ऐसे ही आंसर आ जाता, मेरा आ ही गया था। ठीक है, पर 2 और 3 देख लेते हैं। इफ इंटरेस्ट रेट ऑफ USA वर टू फॉल
और यूरोपियन यूनियन टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर्स। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे, आप समझो। अगर यूएसए या यूरोपियन यूनियन बैंक का, ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो घट रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट घट रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा विड्रॉ करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। लोग ज़्यादा मार्केट में पैसा लाएंगे, मार्केट में डॉलर ले लो, फिलहाल डॉलर ले लो, ज़्यादा आएगा। तो डॉलर मार्केट में ज़्यादा आएगा तो डॉलर क्या हो जाएगा, डॉलर ज़्यादा, डॉलर की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, क्योंकि लोग वहाँ से पैसा विड्रॉ करेंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट घटा है, तो मार्केट में डॉलर आ जाएगा फटाफट। डॉलर आ जाएगा तो डॉलर क्या हो जाएगा, डॉलर सस्ता हो जाएगा, ठीक है। डॉलर सस्ता हो जाएगा तो रुपया जो है वो अप्रिसिएट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन के लिए आरबीआई को क्या करना होगा, थोड़ा डॉलर मार्केट से उठा लेना होगा, खींच लेना होगा, ताकि डॉलर मेंटेन रहे इक्विलिब्रियम। इट इज आरबीआई टू बाई डॉलर्स, बिल्कुल ट्रू। सो 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ऐसे सोचेंगे ना, बिल्कुल आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। बार बार मैं बता रहा हूँ कि कौन डॉलर खरीद बिक्री करता है, दैट इज आपको पता है कि जो कौन सा सवाल 8, दैट इज आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 9th, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। मैं क्लियरली बता दो, आरबीआई को कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये क्योंकि जब बैंक का दिवालिया निकलने आता है तो आरबीआई उसको सपोर्ट करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेंडिंग टू गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत बात। लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री तो करता ही नहीं है, बिल्कुल गलत बात। तो 1 खत्म, 3 खत्म, तो ये गया, ये गया, 3 खत्म। सो ओनली 2, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक ड्यूरिंग क्राइसिस, ठीक है। मतलब बैंक का जब दिवालिया निकलने वाला होता है तो उसको सेवियर के रूप में, बचाने के रूप में आरबीआई आता है। नेक्स्ट, आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकॉनमी इंक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर जो है इकॉनमी में किस लिए तरीके से बढ़ता है। तो देखिए, मनी मल्टीप्लायर को, एक है लॉजिकल जाए, पर मैं कहता हूँ मनी मल्टीप्लायर के केस में आप लॉजिकल से अच्छा है मैथमेटिकली जाइए। मैथमेटिकली ये होता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई बाय मनी रिजर्व्ड या रिजर्व्ड मनी, है ना, रिजर्व्ड मनी, दिस इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर, ठीक। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मनी मल्टीप्लाई इज मनी सप्लाई अपॉन मनी रिजर्व्ड। थोड़ा क्लियर लिख दूँ, एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर थोड़ा सा हैंड राइटिंग सुधार लीजिए, कोई नहीं, आपका सजेशन वेलकम है हमेशा। मनी रिजर्व्ड या रिजर्व मनी, है ना, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अब क्या होगा कि किस केस से मनी मल्टीप्लायर बढ़ना है, तो या तो देखिए न्यूमरेटर बढ़ जाए या डिनोमिनेटर घट जाए, है ना, मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक, नहीं, कैश रिजर्व रेशियो जब बैंक में आएगा तो लोगों के पास बैंक को घुमाने, मृणाल पटेल सर के शब्द में कहें, बैंक के पास लोन देने को कम रहेगा, तो मनी सप्लाई कम होगा, तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। सो दिस इज रॉन्ग। इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, अगेन स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो बैंक बढ़ाएगा तो उसके पास कम पैसा रहेगा लोन में देने के लिए, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा मार्केट में, तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जब जनता ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए बैंक लोन अपने घर से नहीं देता है, हम और आप जो डिपॉजिट डालते हैं बैंक उसको लोन में लोगों को देता है, बिजनेस को और कंपनीज को चलने के लिए, तो या कोई भी होम लोन लिया, कार लोन लिया, कुछ भी, तो वो जो लोन है, जब बैंक में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालेंगे तो बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा लोगों को लोन में देने के लिए, और इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर भी बढ़ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा होगा पर हर आदमी के पास बैंक अकाउंट हो ये भी जरूरी नहीं है, सो इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। वो तो मोदी जी ने जनधन किया तो लोगों के पास बैंक अकाउंट भी आए, वरना आधी जनता के पास बैंक अकाउंट भी नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने कम से कम 6-7 बार इससे सवाल पूछ रखा है ना। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए एक तो आपको मैं लॉजिकली भी समझा दूंगा, नहीं तो पहले मैथमेटिकली भी आप रट सकते हैं। बॉन्ड यील्ड मतलब समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई बॉन्ड खरीदा, है ना, उस पर है कि मुझे 10% मिलेगा मैच्योरिटी आने पे, तो जो पैसा मानो 800 का बॉन्ड था तो 10% मतलब 80 रुपये, 80 रुपये मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज बॉन्ड यील्ड, है ना। तो याद रखिएगा एक रिलेशन, इंटरेस्ट रेट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। ये अगर आप एक डब्बा याद रखते हैं, मैं लॉजिकली भी समझा दूंगा, पर कई लोग को नहीं समझ में आता है तो मैं ऐसे समझाता हूँ। अगर एक डब्बा आप याद रखें तो कसम से आप पूरा सवाल इस पर बेस्ड सही कर देंगे। ठीक है, पहले इस डब्बे से देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखिए, एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व। अब फेडरल रिजर्व जब अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा घटाएगा तो इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यूएस ने अपने फेडरल बैंक रिजर्व का जो इंटरेस्ट घटाया बढ़ाया, है ना, तो वहाँ ज़्यादा, जैसे पिछले साल में हमने देखा, ज़्यादा वहाँ से पैसा आएगा तो इंटरेस्ट रेट्स वहाँ जो है एक्सेस इंटरेस्ट घटा बढ़ा, उस हिसाब से डॉलर की सप्लाई ज़्यादा मार्केट में आई, है ना, तो उस हिसाब से लोग ज़्यादा और कम इन्वेस्ट करेंगे, है ना, तो उस हिसाब से इंडियन जो बॉन्ड यील्ड होगा उस पर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इंडिया बॉन्ड प्राइस इंडिया में, मान लीजिए ज़्यादा बॉन्ड पैसा यूएस वाले इन्वेस्टर ने वहाँ से उठाया और ज़्यादा इन्वेस्ट बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई तो बॉन्ड प्राइस अप डाउन होगा, तो उस नाते ये इफेक्ट करेगा। एक्शंस ऑफ आरबीआई, बिल्कुल आरबीआई क्या करता है, आपको मैंने पहले ही बताया कि आरबीआई जो है वो क्या करता है। ऐसे मैं आपको पूरा और भी समझाऊंगा, ये सवाल तो ऐसे ही बन जाएगा, पर मैं आपको और भी चीज़ समझाऊंगा। आरबीआई का है, मैंने आपको बताया कि आरबीआई बॉन्ड खरीद बिक्री करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट में, तो उस हिसाब से जब बॉन्ड खरीद बिक्री होगा, बॉन्ड की सप्लाई डिमांड कम ज़्यादा होगी मार्केट में, तो प्राइस फ्लक्चुएट होगा, प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो यील्ड उसी हिसाब से चेंज करेगा। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस वेरी करेगी, ठीक है, बॉन्ड की प्राइस जब चेंज करेगी तो बॉन्ड का यील्ड भी चेंज करेगा। सो ऑल द थ्री आर करेक्ट आंसर्स। लेकिन मैं आपको एक्चुअल कहानी यहाँ समझाना चाह रहा हूँ क्या होता है। मैं आपको एक्चुअल कहानी यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि क्या होता है। एक्चुअल कहानी ये है, ठीक है, ऐसे आगे शायद सवाल आएगा, नहीं भी आएगा तो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ। ये डब्बा याद रखना है आपको, ये डब्बा याद रखना है, और उससे पहले मैं आपको रिलेशन समझाता हूँ। बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में क्या क्या रिलेशन है, ठीक है, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में क्या रिलेशन है। तो एक मैं यहाँ भी फिर मैं एक मैथमेटिकल फार्मूला से ही आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। मैथमेटिकल फार्मूला ये है कि, एक सेकेंड, वो मैथमेटिकल फार्मूला है कि जो बॉन्ड यील्ड है ना, पहले तो आप समझिए कि जो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो क्या होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो समझिए। एक सेकेंड, इंक थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ, बार बार एक ही इंक से चीज़ें चल रही हैं। हाँ, तो देखिए मैं आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला बताता हूँ, दैट इज यील्ड, बॉन्ड यील्ड। देखिए सब कोर इकोनॉमिक्स में, पर फॉर्मूले से आप चलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। बॉन्ड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। बाकी मैं लॉजिकली भी समझा दूंगा, एनुअल इंटरेस्ट बाय मार्केट प्राइस, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, बॉन्ड यील्ड, ठीक, मतलब बॉन्ड का जो करंट यील्ड होता है, करंट यील्ड होता है, ठीक। डब्बा से तो आप समझ ही गए थे इससे, स्टेटमेंट से, पर ऐसे भी समझिए। अब हम लोग समझते हैं, मान लीजिए किसी बॉन्ड का जो फेस वैल्यू होता है जिस पे आप खरीदते हैं, किसी बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000 रुपये, कितने 1000 रुपये, और कूपन, कूपन मतलब जो उसको मिलेगा मैच्योर होने पे 80 रुपये, ठीक। तो यील्ड जो होगा, कूपन मतलब जो उसको मैच्योर होने पे इंटरेस्ट मिलेगा, यील्ड जो होगा दैट विल बी हाउ मच, 80/1000, ठीक, दैट इज 8%, दैट इज 8%। अब मान लीजिए बॉन्ड की प्राइस जो है वो 1000 से बढ़ के 1200 हो गई, कितनी होगी 1200, ठीक। लेकिन कूपन तो फिक्स होता है कि भाई कितना उसको परसेंट मिलेगा, कूपन तो अब भी है 8%, दैट इज सॉरी 80 रुपीज़ मैच्योरिटी में मिलेगा। तो अब जो यील्ड आएगा अब कितना आ जाएगा, 80/1200, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6.66%। आप देखिए बॉन्ड का यील्ड घट गया, पहले 8% था और अब 6.5% हो गया, कितना हो गया, 6.5% हो गया। तो बॉन्ड का यील्ड जो है वो घट गया, इसका मतलब बॉन्ड का प्राइस बढ़ने से यील्ड घट रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट का डायरेक्ट रिश्ता है इससे, मैं तो ऐसे ही रटता था और सारे आंसर आ जाते थे। तो आप समझ सकते हो कि इन तीनों चीज़ का एक्शन क्यों पड़ा, क्योंकि इन तीनों से बॉन्ड के प्राइस पे असर पड़ा, और बॉन्ड के प्राइस पे असर पड़ा तो बॉन्ड की यील्ड पे असर पड़ गया। नेक्स्ट,
विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, तो पहले मैं आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर समझा दूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। तो देखो, दो तरह के कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, है ना, पूरा माइंड मैप देख लीजिए। एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नाम से पता चल रहा है सर, सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में काम करता है, ठीक है। ये रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव एक्ट, कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर में रजिस्टर होता है, ठीक। रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये भी पूछते हैं, ठीक है। मैनेज्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़े होंगे लक्ष्मीकांत में, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा इसे मैनेज किया जाता है, ठीक। स्मॉल बिजनेस ट्रेडर वालों को लोन देते हैं। रूरल कोऑपरेटिव बैंक, है ना, अब ये दो तरह से होते हैं। पहला जो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, है ना, शॉर्ट टर्म में देखिए कौन कौन होते हैं। एससीबी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डीसीसीबी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और रूरल लेवल पे पीएससीएस, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, विलेज लेवल पे। ये स्टेट लेवल पे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये विलेज लेवल पे। ये 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक। शॉर्ट टर्म लोन देते हैं फार्मर को, है ना। लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं कुछ स्टेट रूरल अर्बन बैंक्स। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ SCARTB। मैंने तो ऐसे रटा था कि जो लंबा है नाम वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, SCARTB, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। एंड एक और है PCARTB, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो दो हैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं ना, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन्स देते हैं, इरिगेशन के लिए लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। नाउ लेट अस solve this question. In short term credit delivery to the agriculture sector, district central cooperative bank deliver more credit in comparison to scheduled commercial bank and rural regional rural banks, है ना, RRBs। क्वेश्चन आप समझ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म लोन देने में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने मोर क्रेडिट दिया है एज कम्पेयर टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। देखिए फैक्चुअल सवाल है ये, अगर आप उस साल का सर्वे देखे होते हैं ना, इसीलिए मैं कहा कि सर्वे इंपॉर्टेंट है, तो ये आंसर हो आपको पता चल जाता। मैंने भी नहीं आंसर सॉल्व दे पाया था, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ज़्यादा पैसा जो है ना, ठीक है, क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में जो डीसीसीबी है, डीसीसीबी जो है वो भी शॉर्ट टर्म देता है, पर वो मेनली देता है किसे देता है, पीएससीएस को देता है। और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक जो है वो डोमिनेट करता है। ये आपको सर्वे में स्टेटमेंट था, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा कि फैक्चुअल चीज़ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबी इज टू प्रोवाइड फंड टू पीएससीएस, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो पैसा देता है। तो आप देखिए ये जो है दैट इज सेकंड इज द ओनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वेरी लॉजिकल सवाल, बहुत लोग गलत किए थे, मैंने सही किया था। इफ़ यू विड्रॉ ₹1 लाख इन कैश फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब समझिए, आप जब पैसा निकाल रहे हैं, अभी खर्च नहीं किए, आप जब पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आपने डिमांड डिपॉजिट था उसमें से निकाला और आपने उस चीज़ को बदल दिया, ठीक है, किस चीज़ में, करेंसी में बदल लिया, है ना। तो आप ही बताइए कि जो इकोनॉमी में टोटल मनी सप्लाई में, तो आपने पढ़ा हुआ ना M1 M0, उसमें क्या चेंज आया, आपने डिमांड जस्ट फॉर्म ही तो बदला है। आपने जो लिया था डिमांड डिपॉजिट है ना, उसे सिर्फ आप करेंसी में कन्वर्ट किए, तो जो मनी सप्लाई था वो टोटली क्या था, अनचेंज रहेगा, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में बात हो रही है, वो अनचेंज रहेगा। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसका मतलब जो M0 M1 M2 M3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, किसमें क्या होता है उसी के बेस्ड पे सवाल था। अब ऐसा है
कि सर इसको आप डिटेल में हम बताएंगे। इस बार के प्रीलिम्स के बाद मैंने सोचा है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल्स लाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल्स लाऊंगा, जैसे इकॉनमी के 1.5 महीने की मॉड्यूल है ना, और इन्वायरमेंट की 1.5 महीने की 2 महीने की मॉड्यूल, इस तरीके से 2027 के फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। जो पेड होगा वो सिर्फ एक राइटिंग प्रोग्राम होगा मेंस का है ना, बाकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नाउ नेक्स्ट, if the RBI decide to adopt expansionist policy, which of the following it would not do? एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी आप समझते हैं, वो चाहता है कि इकॉनमी में और पैसा सप्लाई हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इकॉनमी में डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन हो तो उसको लॉस ना हो, इकॉनमी रन करे है ना। तो उसको क्या करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसको डालना होगा, उसमें इकॉनमी में पंप करना होगा। तो कट एंड ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, अगर वो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को कम कर देगा तो इकॉनमी में सच में बहुत ज़्यादा पैसा चला जाएगा। जो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ये एक्सपेंशनिस्ट है। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा है। इंक्रीज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जिस तरह से रेपो रेट होता है उसी तरह से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है, जिससे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स RBI से पैसा उठाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट पे, थोड़ा रेट ज़्यादा होता है, रेपो रेट से शायद 1% ज़्यादा होता है। तो अगर इसको बढ़ा देगा तो कम पैसा लेंगे, मार्केट में आएगा है ना, कम पैसा आएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो गया। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, बैंक रेट रेपो रेट कम हो जाएगा तो आराम से बैंक पैसा लेंगे RBI से और जनता को देंगे, तो लोन बढ़ेगा, और एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है। हमको नॉट एक्सपेंशनिस्ट चाहिए है ना, नहीं एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, तो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना चाहिए, दैट इज सेकेंड ओनली 2। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सपेंशनिस्ट और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। नेक्स्ट, बस मैं बोला ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ 18 क्वेश्चन रखा हूँ, क्योंकि टोटल इस चैप्टर में 36 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा लेक्चर बोरिंग हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब थोड़ी सी देखिए, अकाउंट्स का नॉलेज या बेसिक पता होना चाहिए, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। ऐसे मैं साइंस साइड से हूँ, पर इतना पता होना चाहिए। एसेट्स ये होता है जो आपकी प्रॉपर्टी हुई है ना, कहने का मतलब कि मैं किसी को लोन दूँ, वो एसेट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे उससे इंटरेस्ट आएगा, और मैं किसी से लोन लूँ तो मुझे उसे चुकाना है, दैट इज़ लाइबिलिटी। बस इतना ही नॉलेज चाहिए इसमें। एडवांसेस, अब कमर्शियल बैंक आपको लोन देता है, वो उसके लिए एसेट है ना, वो इसके लिए एसेट है, तो दिस इज एसेट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है एसेट। डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट, अब बैंक इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, दिस इज ऑल्सो एसेट। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, अब वो भी एक लोन दे रहा है, बैंक घुमा रहा है, तो दैट इज एसेट। डिपॉजिट, अब जब मैं बैंक में पैसा रखा हूँ 10 लाख मान लो, तो मुझे बैंक इंटरेस्ट देगा, वो बैंक पे लाइबिलिटी है, बैंक पे लाइबिलिटी है, उसको हमें देना है। सो बी इज नॉट द एसेट, बी इज द आंसर। अगेन मनी मल्टीप्लायर, देखिए इस थीम से आपको पता चल रहा है कि मनी मल्टीप्लायर कितना इंपॉर्टेंट थीम है। और देखो जो मैं यहाँ बताता हूँ इसको नोट करा करिए है ना, अगर आपके टीचर बताएं उस नोट्स में है, आपको अच्छे से बताया, तो नो नीड टू राइट, अगर नहीं पता है तो यू शुड नोट। मनी मल्टीप्लायर इन एन इकॉनमी इंक्रीजेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको बताया था मनी मल्टीप्लायर क्या होता है भाई, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन रिजर्व मनी। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, भाई कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो बैंक के पास कम रहेगा सब लोन में देने को, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, अभी सिमिलर सवाल देखिए रिपीट हुआ है 19 में, और इधर कहीं हुआ था मनी मल्टीप्लायर, देखिए मनी मल्टीप्लायर कहीं पे हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए 2021 में, 2019 का सवाल है, एज इट इज 21 में है। दिस इज द बेनिफिट, और ये मतलब सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने मेरी प्रीलिम्स 2 बार छुट्टी है 0.5 मार्क्स से, मैं क्या बताऊं। 18 इस सेशन का लास्ट सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी है गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन स्टेट इन इंडिया, सही बात है, केरला में हुआ था, तो पॉलिटी का सवाल आ गया, पर ये हैव आस्क्ड डेट है ना, ये 19, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं ध्यान था, 1957 में शायद हुआ था।
इंडियाज लार्जेस्ट इंपीरियल बैंक रिडम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1953 में हुआ था। गोवा स्टेट बना था, ये 1961 में बना था। और एयर इंडिया इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है ना। एयर इंडिया जो है, देखिए, जो ये इससे मतलब इतना पता है कि 60 से पहले, सबसे पहले जो था, एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड है ना। एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम द नेशनल कैरियर। तो देखिए, एयर इंडिया जो नेशनलाइज हुआ था ना, वो मुझे लगता है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे शायद गलती की। एयर इंडिया नेशनलाइज हुआ था, अब देखिए फैक्चुअल सवाल था, वो 1953 में हुआ था। और ये जो आरबीआई स्टेट बैंक इंपीरियल बैंक था, ये 1955 में हुआ था, ठीक। ये 1957 सही है, 1961। तो उस नाते सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था 1953 एयर इंडिया, दैट इज 3, देन 2, देन 1, देन 4। अब देखिए, ये सवाल मेरा गलत हुआ था, सही हुआ था। ये सवाल मेरा जो था ये सही हो गया था। मैंने कैसे देखा, मुझे स्टेट बैंक का याद था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, पॉलिटिक्स वाला याद था, है ना। तो उसमें मैंने तुक्का भी लगाया था। पर देखिए, ये तभी आपको पता होगा कि इसमें आपको मोर देन 2-3 चीज़ आपको पता चल जाए, है ना। तो मैंने ऑप्शन सी से एलिमिनेट किया था। तो आई होप आपको ये सेशन क्लियर रहा हो, ठीक है। अगर आपको एक दो चीज़ पता हो, जैसे आपको ये पता हो कि गोवा जो है वो एसबीआई के बाद आएगा, तो गोवा यानी 4 जो है वो 2 के बाद आएगा। तो 4 2 के बाद देखिए, ये गया, ये गया, 4 2 के बाद आएगा। अब ये 2 ऑप्शन बच गए, है ना। अब था कि 2 और 1 में पहले कौन है, तो इतना मुझे पता था। बस मुझे एयर इंडिया वाला नहीं पता था, तो मैं यहाँ से एलिमिनेट कर लिया था। तो आई होप एस्पिरेंट्स आपको अच्छा लगा होगा। बहुत डिटेल्ड बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ और लोग नहीं बताते होंगे, पर मुझे जो पता है, नेवर एक्सपेक्ट कि मैं आपको इसी सेशन से सब कुछ। अगर कोई टीचर ऐसा यूट्यूब पर वादा भी करता है तो गलत वादा कर रहा है। ये सेशंस उनके लिए होते हैं जो पहले से पढ़े हैं, उनको एक जस्ट कहते हैं ना मेकअप चाहिए, घर की फिनिशिंग चाहिए, उसके लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा। जल्दी हम पार्ट 2 लेके आएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 to 36। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।